हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेशनल बिल्डिंग कोड। नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से भवन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब बिल्डिंग का वर्गीकरण, कितने टाइप में बिल्डिंग को बांटा गया है, कौन कौन सी प्रकार में बिल्डिंग आते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी क्लास में आता है, एजुकेशनल बिल्डिंग कौन सी क्लास आता है, सभी सवालों का आपका जवाब आज हम देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये हम आपको नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से बता रहे हैं दोस्तों। तो हम बात करेंगे सभी बिल्डिंग जो मौजूद हैं या भविष्य में निर्माण किया जाएगा, वह बिल्डिंग उपयोग के अनुसार निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। मतलब जो बिल्डिंग है जो वर्तमान में बनाया जा रहा है या भविष्य में बनाए जाएंगे, उनको कई भागों में, निम्नलिखित भागों में बांटा गया है कि कौन सी है और उसके कौन कौन सी कैटेगरिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बिल्डिंग को 9 भागों में बांटा गया है। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बिल्डिंग को, भवन को 9 भागों में बांटा गया है। पहला आता है ग्रुप ए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आवासीय बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आवासीय बिल्डिंग। ग्रुप बी, एजुकेशनल बिल्डिंग, शैक्षिक बिल्डिंग, शैक्षिक एजुकेशनल ग्रुप बी में आता है। ग्रुप सी में आता है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, संस्थागत भवन। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कौन सी में आता है? ग्रुप सी में आता है। उसके बाद आता है दोस्तों ग्रुप डी, असेंबली बिल्डिंग, विधानसभा, असेंबल होने के लिए असेंबली बिल्डिंग जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, वो कौन सी क्लास में आता है? ग्रुप डी। उसके बाद दोस्तों आता है ग्रुप ई, बिजनेस बिल्डिंग, व्यवसाय, जहाँ पे बैठकर किसी कार्य को बिजनेस करने के लिए जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, बिजनेस पर्पस से जो बिल्डिंग बनाया जाता है, जहाँ पे ऑफिस वगैरह होते हैं, वो कौन सी क्लास में आते हैं? ग्रुप ई, बिजनेस बिल्डिंग। उसके बाद आता है दोस्तों ग्रुप एफ, मार्केटाइल बिल्डिंग। मार्केटाइल मतलब दुकान, माल, शॉपिंग मॉल, ये सब है मार्केटाइल बिल्डिंग। कौन सी क्लास में आता है? ग्रुप एफ। उसके बाद आता है ग्रुप जी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, औद्योगिक भवन। इंडस्ट्रियल, जहाँ पे आप समझ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, औद्योगिक भवन, कौन सी में आता है? ग्रुप जी। उसके बाद दोस्तों आता है ग्रुप एच, स्टोरेज बिल्डिंग, भंडारण करने वाला भवन, स्टोरेज बिल्डिंग, कौन सी क्लास में आता है? ग्रुप एच। उसके बाद आता है दोस्तों ग्रुप जे, हजार्डस बिल्डिंग, हजार्डस, खतरनाक भवन, कौन सी क्लास में आता है? हजार्डस, ग्रुप जे। ग्रुप ए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ग्रुप बी, एजुकेशनल बिल्डिंग, ग्रुप सी, इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत भवन, ग्रुप डी, असेंबली बिल्डिंग, ग्रुप ई, बिजनेस बिल्डिंग, ग्रुप एफ, मार्केटाइल बिल्डिंग, ग्रुप जी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ग्रुप एच, स्टोरेज बिल्डिंग, ग्रुप जे, हजार्डस बिल्डिंग। दोस्तों 9 प्रकार के जो बिल्डिंग था आपने जान लिया। अब हम आपको बताएंगे आगे जो बिल्डिंग है, ये है ग्रुप ए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और इसमें कौन कौन सी सब डिवीज़न होते हैं। तो जो मैंने आपको 9 प्रकार का बिल्डिंग बताया था, इन सभी बिल्डिंगों में सब डिवीज़न भी होते हैं कि जी ग्रुप ए में कौन सी बिल्डिंग आता है, फिर उसके सब डिवीज़न कौन से हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी डिटेल से दूंगा दोस्तों। तो ग्रुप ए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो मैंने पहला बताया था 9 प्रकार की बिल्डिंग है, उसमें ग्रुप ए के बारे में बता रहा हूँ। ग्रुप ए, रेजिडेंशियल। कई लोग कहते हैं क्लास, क्लास नहीं दोस्तों, ग्रुप ध्यान रखना है। ग्रुप ए ग्रुप बिल्डिंग, बी ग्रुप, मतलब बिल्डिंगों का एक ग्रुप है, फिर उसमें सब डिवीज़न है, उसके बाद उस ग्रुप के अंदर कितने डिवीज़न हैं। तो क्लास कहना एक अलग चीज़ है, ग्रुप कहना अलग चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रुप है, बिल्डिंग क्या है, कितने ग्रुप में बांटे गए हैं, 9 ग्रुप में बांटे गए हैं। तो कौन सी ग्रुप में कितने डिवीज़न है,
वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ A1 मतलब ग्रुप ए की बात हो रही है, 1 मतलब उस ए के अंदर 1 जो है वो कौन सी है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। तो मैं आपको विस्तार से आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आवासीय बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सब डिवीज़न A1 है। A1 मतलब ग्रुप ए, और 1 मतलब सब ग्रुप ए जो है उसका सब डिवीज़न 1 है। ठीक है दोस्तों, तो सब डिवीज़न A1 लॉजिंग और रूमिंग हाउस। तो सब डिवीज़न A1 में कौन सी आती है? ग्रुप सब डिवीज़न A1 में लॉजिंग एंड रूमिंग हाउस। सब डिवीज़न A2 इसमें एक या दो परिवार का निजी आवास। तो जो रेजिडेंशियल की बात होती है उसमें ज़्यादातर लोग सोचते हैं जिसमें लोग रहते हैं, सोते हैं, फैमिली परिवार जो रहते हैं। नहीं दोस्तों, उसमें कई प्रकार के लॉजिंग हाउस भी आता है ग्रुप A1 में। ठीक है दोस्तों, मतलब ग्रुप ए जिसको बहुत लोग को बोलते हैं क्लास ए बिल्डिंग, एक्चुअल में ग्रुप ए बिल्डिंग होता है वो। उसमें सब डिवीज़न 1, तो उसको वो बोलते हैं A1, उसमें आता है लॉजिंग और रूमिंग हाउस। A2 में आता है एक या दो फैमिली का परिवार जिसमें रहता हो। ठीक है, जिसका मैक्सिमम संख्या 20 हो। ये नहीं कि 50-100 हो जाए, नहीं, उसका भी एक कैटेगरी है, वो अलग कैटेगरी में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है सब डिवीज़न A3। इसके अंदर आता है छात्रावास, हॉस्टल, पीजी। ध्यान देना, एक चीज़ इसमें कॉमन बात है कि जिसमें सोने की व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी में सोने की व्यवस्था होती है। सब डिवीज़न ग्रुप ए का सब डिवीज़न A4, इसमें आता है अपार्टमेंट हाउस। अपार्टमेंट हाउस जो हाई राइज बिल्डिंग के अंदर फैमिली घर तो रहता है, लेकिन वो हाई राइज बिल्डिंग के अंदर होता है, वो कोई हाउस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आता है दोस्तों सब डिवीज़न A5, इसमें आता है होटल। होटल काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होटल होती है, उसमें सोते हैं लोग, सोने की व्यवस्था होती है, खाने पीने का और भी बहुत सारी व्यवस्था आती है। उसका नियम कानून अलग है, इसलिए आता है सब डिवीज़न A5 होटल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है सब डिवीज़न A6 मतलब स्टार होटल, जैसे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार। भैया ये स्टार मतलब बहुत लग्जरी होटल है, स्टारेज में आ जाता है। वो आता है दोस्तों A6 में। तो ये सभी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंगों का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जिसमें अलग अलग सब डिवीज़न है। जैसे सब डिवीज़न A1 लॉजिंग और रूमिंग हाउस, सब डिवीज़न A2 एक या दो परिवार का निजी आवास, सब डिवीज़न A3 छात्रावास या हॉस्टल, पीजी, ये जो हो गए A3 में आता है। सब डिवीज़न A4 हाउस, अपार्टमेंट हाउस जो होते हैं बिल्डिंग का जो अपार्टमेंट होते हैं। सब डिवीज़न A5 होटल्स हो गए। सब डिवीज़न A6 स्टारेज होटल, लग्जरी होटल। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको आगे चलते हैं दोस्तों, ग्रुप बी के बारे में बताएंगे दोस्तों। अब ग्रुप बी में आता है एजुकेशनल बिल्डिंग। कौन सा बिल्डिंग? ग्रुप बी में, मतलब बिल्डिंगों का ग्रुप जो है ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग। अब उसमें कौन कौन सी आते हैं दोस्तों? एजुकेशनल बिल्डिंग, इसमें स्कूल के लिए इस्तेमाल होने वाला इमारत शामिल है, जैसे कॉलेज, दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडक्शन एजुकेशन, जिसमें कम से कम 20 छात्र हों, कम से कम 20 छात्र, उससे ज़्यादा जो है वो ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग में आता है दोस्तों। अब इसमें सब डिवीज़न बने हुए, सब डिवीज़न B1 आएगा, A1 नहीं आएगा, क्योंकि हम ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो सब डिवीज़न B1, ठीक है दोस्तों। सब डिवीज़न B1 में आता है सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के स्कूल आता है सब डिवीज़न B1 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है सब डिवीज़न B2 ऑल अदर, अन्य सभी प्रशिक्षण संस्था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा जो है सीनियर सेकेंडरी के अलावा जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी हैं,
क्या बताऊं, जो फायर की ट्रेनिंग, ITI की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी है, ये सब डिवीज़न B2 में आता है दोस्तों। तो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे मतलब ग्रुप बी जो आते थे उसमें सब डिवीज़न A होता था और सब डिवीज़न मतलब जो ग्रुप होते थे, ग्रुप में 2 ही बिल्डिंग होती थे, सब डिवीज़न B1 और सब डिवीज़न B2 एजुकेशनल बिल्डिंग में आते थे दोस्तों। अब हम बात करते हैं ग्रुप सी की। कौन सी बात करते हैं? ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग मतलब इंस्टीट्यूशनल संस्थागत। इसमें कोई भी भवन शामिल हो सकता है। मेडिकल अदर ट्रीटमेंट, मानसिक रूप से मेंटल पीड़ित व्यक्ति के लिए, किसी बीमारी के लिए, इलाज के लिए, किसी कैदियों के रहने के लिए जेल तथा सभी संस्थागत भवन होते हैं जिसका काम जीवन में सुधार लाना, जिसके सोने रहने की व्यवस्था होती है। ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का मतलब यह है दोस्तों, किसी के सेहत में सुधार लाना या फिर जो भी मानव है, जो भी मनुष्य है, उनके अंदर कोई सुधार लाने के लिए, उनसे स्वास्थ्य से रिलेटेड सुधार लाने के लिए जो भी है वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर आता है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि सब डिवीज़न में भी मतलब ग्रुप सी के अंदर सब डिवीज़न कौन कौन सी आती है, उसमें कौन कौन सी भवन आते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। सब डिवीज़न C1 में आते हैं हॉस्पिटल एवं सैनिटोरिया। सब डिवीज़न CA, अब ग्रुप सी की हम बात करें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, उसमें सब डिवीज़न CA आएगा। उसमें कौन सी आता है? हॉस्पिटल और सैनिटरी एरिया। ठीक है दोस्तों। सब डिवीज़न C2, अब बात करते हैं सब डिवीज़न ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ। सब डिवीज़न C2 ये भी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आता है। ये कौन सा है? मतलब हिरासत संस्था, जो हिरासत में किसी को लिया जाता है। जेल हो गया, कोई वैसा जहाँ जैसे कोई पागल खाना हो गया, जो मानसिक रूप से उनको भी हिरासत में एक तरह से लिया जाता है, कहीं वो भाग ना जाए। कैदियों की तरह ही उनको मतलब व्यवहार कैदियों की तरह नहीं किया जाता है, लेकिन वो एक प्रकार से हिरासत में रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो भी हिरासत वाला जेल आते हैं या फिर कैदी होते हैं, जो मतलब जिनका डर रहता है कि वो भाग जाएंगे, वो दोस्तों आता है सब डिवीज़न C2 में। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ये भी है। ठीक है, ग्रुप इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग और सब डिवीज़न C2 हिरासत वाला जो बिल्डिंग होता है। ठीक है दोस्तों। अब आता है सब डिवीज़न C3 मानसिक संस्था, जो मतलब मानसिक रूप से सुधारने का काम होता है। डॉक्टर उनको सुधारते हैं मानसिक, लेकिन वो भी एक तरह से हिरासत में रहते हैं देखा जाए तो, क्योंकि वो भाग जाएंगे, मतलब उनको मौका मिला जाए तो उनके ऊपर सिक्योरिटी की निगरानी भी रहती है। उस हिसाब से उस भवन का निर्माण होता है। नॉर्मल हॉस्पिटल की तरह नहीं होता कि कोई भी आए कोई भी जाए। वो एक तरह से ऐसा सिक्योरिटी टाइट रहता है कि कोई भी मतलब जो मानसिक रूप से कमज़ोर है वो बिल्डिंग से भाग ना जाए। तो सब डिवीज़न C3 में आता है दोस्तों। ये भी ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ। C3 मतलब उसमें सब डिवीज़न तीसरा है। तो दोस्तों ये हो गया ग्रुप। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रुप डी असेंबली बिल्डिंग। असेंबली का मतलब समझ ही रहे होंगे। तो ग्रुप डी में सभी भवन आते हैं जिसमें कम से कम 50 व्यक्ति एक साथ। अब 50 व्यक्ति इसलिए कहा जा रहा है कम से कम, क्योंकि फैमिली में भी तो लोग इकट्ठा होते हैं, 2 4 20 लोग तक। ठीक है, तो इसमें मतलब 50 दिया गया है कि वह जहाँ पे मीटिंग वूटिंग होता है, जो भी बिल्डिंग है जहाँ पे इकट्ठा होने के लिए ही बनाया गया है, कि वहाँ पे 50 से ज़्यादा जो भी मीटिंग वूटिंग चाहे जो भी है, वहाँ सीटिंग व्यवस्था होती है, पिक्चर हॉल वगैरह जो भी है, वो आता है सब डिवीज़न ग्रुप डी में असेंबली बिल्डिंग में आता है। तो इसमें भी अलग अलग सब डिवीज़न है। तो ग्रुप डी में सभी भवन आते हैं जिसमें कम से कम 50 व्यक्ति एक साथ एकत्रित होते हैं, जैसे मनोरंजन के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, धार्मिक या किसी समारोह के लिए, मीटिंग के लिए, पिक्चर थिएटर के लिए, विधानसभा हो, क्लब हो, प्रदर्शनी हॉल हो, संग्रहालय एवं सभी भवन शामिल हैं। कौन सी ग्रुप में? ग्रुप डी असेंबली बिल्डिंग में। समझ रहे हो दोस्तों। अब इसमें अलग अलग सब डिवीज़न हैं।
तो D1 सब डिवीज़न D1 में क्या है दोस्तों, 1000 से अधिक व्यक्तियों के लिए एक नाटकीय या चलचित्र या किसी अन्य चरण के निश्चित सीटों वाली इमारतें, जो निश्चित सीटों वाली इमारत है जिसमें 1000 से अधिक व्यक्तियों के लिए बनाया गया है, वो 1000 वो सब डिवीज़न 1 में आते हैं। सब डिवीज़न D2 में आते हैं एक नाटकीय या चलचित्र या किसी अन्य चरण वाली इमारतें, और 1000 व्यक्तियों तक, वो 1000 से अधिक दिया है, लेकिन सब डिवीज़न 2 में मतलब 1000 तक, अगर उससे ज़्यादा है तो सब डिवीज़न 1 में आ जाएगा दोस्तों। तो सब डिवीज़न D2 है, यह एक नाटकीय या चलचित्र या किसी अन्य चरण वाली इमारतें और 1000 व्यक्तियों तक की निश्चित सीटें सब डिवीज़न D2 में आते हैं दोस्तों। सब डिवीज़न D3 में 300 व्यक्तियों से ज़्यादा बैठने की व्यवस्था है, लेकिन परमानेंट सीटिंग या अरेंजमेंट नहीं है। ये है सब डिवीज़न D3, मतलब असेंबली बिल्डिंग है भाई साहब, मतलब जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा होता है, ये वो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं हम, जो ग्रुप डी के अंदर आता है। सब डिवीज़न D4 जहाँ 300 व्यक्तियों से कम बैठने की व्यवस्था, लेकिन परमानेंट सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये आता है सब डिवीज़न D4 असेंबली बिल्डिंग। ये सारे हैं लेकिन अलग अलग सब डिवीज़न में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक ग्रुप डी असेंबली बिल्डिंग था। अब इसमें आता है सब डिवीज़न D5, सभी स्ट्रक्चर और टेम्परेरी डिजाइन किए गए स्थायी स्ट्रक्चर जो व्यक्तियों के असेंबल होने के लिए सब डिवीज़न D1 टू D4 सभी मतलब ये शामिल हैं, सब डिवीज़न शामिल हैं। सब डिवीज़न D6, ठीक है दोस्तों, सब डिवीज़न D6 में आता है वह सभी मिक्स भवन जिसमें व्यक्तियों के एकत्रित होने की व्यवस्था हो और मार्केटाइल भवन भी हो। उदाहरण के लिए शॉपिंग मॉल जिसमें शॉपिंग करने की फैसिलिटी होने, सिनेमा थिएटर हो, मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, ये सभी सब डिवीज़न डी ग्रुप डी में जो असेंबली बिल्डिंग है उसी में आते हैं। अभी सब डिवीज़न D6 में आते हैं दोस्तों। सब डिवीज़न D7 आ गया। इतने इसमें तो बहुत सारे सब डिवीज़न हैं आपका ग्रुप डी के अंदर। तो D7 सब डिवीज़न D7 में आता है भूमिगत और ऊंचाई, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इस पर सब डिवीज़न में कोई भी भवन स्ट्रक्चर शामिल होगी, जैसे भूमिगत या एलिवेटेड रेलवे। मतलब दोस्तों जो भूमिगत या ऊंचाई पर जो भी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसमें रैपिड मेट्रो ट्रेन ये सब चलती हैं, चाहे अंडरग्राउंड चलता है चाहे ऊपर चलता हो। ठीक है दोस्तों, ये सभी आते हैं सब, क्योंकि वहाँ स्टेशन वगैरह पे भीड़ इकट्ठा होती है, तो ये भी असेंबली बिल्डिंग में ही आते हैं, सब डिवीज़न D7। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रहे आपको। अब आते हैं ग्रुप ई, पांचवा है ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग। कौन सा है? पांचवा है ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग। बिजनेस बिल्डिंग क्या है दोस्तों? बिजनेस मतलब व्यवसाय। इसमें कोई भी भवन या उसका हिस्सा शामिल हो सकता है जिसका उपयोग बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड रखना, व्यावसायिक स्टेब्लिशमेंट, बिजनेस के लिए सेवा सुविधाओं के लिए और व्यापार के लेन देन के लिए उपयोग में आता है, जैसे कोर्ट हाउस, लाइब्रेरी, बैंक, ऑफिस। ये सभी बिल्डिंग बिजनेस बिल्डिंग। जो दोस्तों ऑफिस होता है जिसमें ट्रांजैक्शन का काम होता है, रिकॉर्ड रखने का काम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी बिल्डिंग है ये आता है बिजनेस बिल्डिंग। अब इसमें भी दोस्तों सब डिवीज़न है। अब हम बिजनेस बिल्डिंग में सब डिवीज़न E1 की बात कर रहे हैं। सब डिवीज़न E1 में कार्यालय, ऑफिस जो हो गया, बैंक हो गया, पेशेवर प्रतिष्ठान हो गए जैसे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील, डाकघर और पुलिस स्टेशन। ये जो कार्यालय हो गया जहाँ डॉक्टर पेशेंट देखते हैं। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग होता है, हॉस्पिटल के डिज़ाइन अलग होता है, जहाँ डॉक्टर बैठ के क्लिनिक टाइप खोल के ऑफिस टाइप के बता रहे हैं।
ठीक है दोस्तों। कार्यालय, ऑफिस, बैंक, पेशेवर प्रतिष्ठान जैसे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील, डाकघर और पुलिस स्टेशन के कार्यालय भी बिजनेस बिल्डिंग में सब डिवीज़न E1 में आते हैं दोस्तों। सब डिवीज़न E2 में आते हैं प्रयोगशाला। बिजनेस बिल्डिंग में सब डिवीज़न E2 प्रयोगशाला, वहाँ रोगी क्लिनिक, अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुस्तकालय और परीक्षण गृह, ये सब जहाँ पे टेस्टिंग का काम होता है, परीक्षण का काम होता है, रिसर्च का काम होता है, ये सब डिवीज़न E2 में आते हैं दोस्तों। और सब डिवीज़न E3 में कौन सी आती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सेंटर। अब ध्यान देना दोस्तों, सब ये जो अपना बिजनेस बिल्डिंग है, ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग, इसमें सब डिवीज़न E3 में कौन सी आती है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह इंस्टॉलेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़्यादातर IT वाले बिल्डिंग ऐसे ही होते हैं, पार्क और कॉल सेंटर। तो जो भी IT वाले बिल्डिंगें होते हैं, सब डिवीज़न बिजनेस बिल्डिंग में सब डिवीज़न E3 में आते हैं दोस्तों। तो सब डिवीज़न E4 में कौन से आती है? भी बिजनेस बिल्डिंग में है। सब डिवीज़न ग्रुप ए के अंदर, ग्रुप E बिजनेस बिल्डिंग के अंदर सब डिवीज़न E4। टेलीफोन एक्सचेंज भी आता है दोस्तों, सब डिवीज़न E5। प्रसारण स्टेशन, TV स्टेशन, हवाई यातायात नियंत्रण टावर, कंट्रोल रूम, ये सब दोस्तों आता है सब डिवीज़न E5। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं छठा जो आ गया ग्रुप F, मार्केट टाइल बिल्डिंग। मार्केट टाइल बिल्डिंग आ गया ग्रुप F। अब ग्रुप F में कौन सी आता है? दुकान, माल, यही सब आते हैं दोस्तों। मार्केट टाइल का मतलब ही होता है, लेकिन इसमें आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें आता है कोई भी भवन या वह कोई भी हिस्सा शामिल होगा जिसका उपयोग दुकानों, बाजार के रूप में थोक या खुदरा माल के प्रदर्शन बिक्री के लिए किया जाता है। दोस्तों, बिक्री एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रदर्शन भी किया जाता है, दिखाया जाता है। सेल 50% जूते पर आप, सेल जॉकी पे 30% आप, सेल 70% इस ब्रांड पे आप, या फिर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहेगा, आपको दिखाया जाएगा। समझ रहे हो कि मॉल वगैरह में देखे ना, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है, या फिर कोई भी दुकान होता है, बोर्ड लगा के मतलब वो दिखाते, अपना सामान का प्रदर्शन करते हैं और बेचते हैं। ऑनलाइन नहीं है उनका, वो ऐसा है। ठीक है दोस्तों, वो आता है मार्केट टाइल बिल्डिंग ग्रुप F, छठा है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें सब डिवीज़न आता है। सब डिवीज़न F1 में दुकानें, स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, बाजार, जो 500 वर्ग मीटर का कोई भी कवर्ड एरिया, जो 500 वर्ग मीटर में कवर्ड एरिया, जो शॉपिंग मॉल वगैरह, दुकान जो भी हैं जिसके ऊपर छत है 500 स्क्वायर मीटर में, वो सब डिवीज़न F1 में आते हैं मार्केट टाइल में। उसके बाद दोस्तों सब डिवीज़न F2, सब डिवीज़न F2 में दुकानें, स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, बाजार, जो 500 स्क्वायर मीटर से अधिक होगा, वो 500 स्क्वायर मीटर से तक था, ये 500 स्क्वायर मीटर से अधिक आए होगा, तो इसका मतलब सब डिवीज़न आपका F2 में आएगा दोस्तों। तो सब डिवीज़न F2 में कौन से आते हैं? दुकानें, स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, बाजार, जो 500 वर्ग मीटर से अधिक कोई भी कवर्ड एरिया, सब डिवीज़न F2 में आता है। सब डिवीज़न F3 में अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर, माल बिक्री के लिए और एक भी भवन में स्थित स्टोर और सर्विस फैसिलिटी भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आता है सब डिवीज़न F3। अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल, जो अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल होता है, माल की बिक्री के लिए और एक भी भवन में स्थित स्टोर और सर्विस फैसिलिटी भी इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 7वां नंबर ग्रुप G, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, औद्योगिक भवन। तो औद्योगिक भवन कौन से दोस्तों? इसमें कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग का हिस्सा शामिल होता है जिसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट और मटेरियल को फैब्रिकेटेड, असेंबल, मैन्युफैक्चरिंग संबंधित कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए असेंबली प्लांट, औद्योगिक प्रयोगशालाएं, ड्राई क्लीनिंग प्लांट,
बिजली संयंत्र, उत्पादक इकाइयाँ, साफ ये पंपिंग स्टेशन, धूमन कक्ष, लॉन्ड्रिंग, गैस यंत्रों के रिफाइनरों, डेयरियों और आरा मिलों आदि शामिल है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्लांट होता है, सब डिवीज़न। अब ग्रुप जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हम आपको बताते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से सब डिवीज़न होते हैं। तो सब डिवीज़न G1, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में सब डिवीज़न G1 दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, कम जोखिम वाले औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयोग में आने वाली इमारतें। बहुत सारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हैं जहाँ पानी की रिसाइकिल हो रहा है, पानी फिल्टर हो रहा है, पानी पैकिंग हो रहा है, वहाँ कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता। दूध की पैकिंग हो रहा है, वहाँ कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता। मतलब वहाँ कम खतरा वाला, आग लगने का खतरा कम है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या ज़रूरत है, तो उसको बोलते हैं कम खतरे वाला जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है वो सब डिवीज़न G1 के अंदर आता है दोस्तों। फिर आता है सब डिवीज़न G2। सब डिवीज़न G2 में मध्यम जोखिम, मतलब वो कम खतरे वाला था, इसे थोड़ा सा ज़्यादा खतरे वाला, मध्यम जोखिम वाले औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतें, जो थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है। वो कम वाला तो उससे, लेकिन इसमें ज़्यादा है। इसमें क्या है, कुछ ज़्यादा मटेरियल का, कपड़े उपड़े के सिलाई हो रहा है, या कपड़े का ढेर लगे पड़े हैं, ज्वलनशील मटेरियल बहुत सारे हैं, पन्नी बन रहे हैं, कोई प्लास्टिक गत्ते का काम हो रहे हैं, तो इसमें आग लगने की ज़्यादा चांस है दोस्तों। तो सब डिवीज़न आपका आता है G2 में। ठीक है दोस्तों, अब आता है सब डिवीज़न G3 इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर। G3 की हम बात कर रहे हैं, उच्च जोखिम वाले औद्योगिक के लिए उपयोग आने वाले। कोई ऐसा औद्योगिक का काम चल रहा है जो उच्च, मतलब जो इंडस्ट्रियल का काम चला, जहाँ खतरनाक काम होता है, पेट्रोल रिफाइनिंग का काम होता है, केमिकल कोई बन रहा है, प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, कोई पेंट वगैरह के पैकिंग का काम होता है, तो ये खतरनाक बिल्डिंग, इसमें आग लगेगा तो बहुत ज़्यादा विशाल लग जाएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो खतरनाक बिल्डिंग में माना गया है, तो ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सब डिवीज़न G3 में आएगा दोस्तों। उस हिसाब से इस बिल्डिंग के डिज़ाइन, फायर फाइटिंग सिस्टम, उतने खतरनाक से लड़ने के लिए उसकी दीवार होगा, वो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। अब हम आपको बात कर रहे हैं दोस्तों, आप ग्रुप H जो 8वां नंबर पे है, ग्रुप H स्टोरेज बिल्डिंग की बात करें, जहाँ पे सामान को स्टोर करते हैं, भंडारण करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में हम बात कर लें तो इनमें कोई भी इमारत या भवन का हिस्सा शामिल होगा जिसका उपयोग मुख्य रूप से माल के भंडारण के लिए किया था। माल के भंडारण, माल मतलब कहीं और मत चल जाना, माल का मतलब है भाई जो भी फैक्ट्री वगैरह में जो भी बनता है उसको इकट्ठा एक जगह स्टोर किया जाता है, उसको बोलता है माल स्टोर है। ठीक है दोस्तों, तो माल को स्टोर करने के लिए जो बिल्डिंग बनाया जाता है वो ग्रुप H स्टोरेज बिल्डिंग में आता है दोस्तों। इसके अंदर कौन कौन सी आते हैं ये चीज़ ध्यान रखें। उदाहरण के लिए गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, फ्रेट डिपो, ट्रांजिट शेड, स्टोरेज हाउस, ट्रक और समुद्री टर्मिनल, गैरेज, हैंगर, अनाज शिफ्टिंग लिफ्टिंग के लिए जो भी है, ये सब चीज़ें आपका ग्रुप H स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर आता है दोस्तों। उसके बाद आता है ग्रुप J हजार्डस बिल्डिंग, खतरनाक बिल्डिंग। ग्रुप J हजार्डस बिल्डिंग तो जो आप खतरनाक समझ गए, जिसके अंदर ज़्यादा आग लगने की चांस हो, कोई ऐसा मटेरियल अगर तुरंत आग पकड़ ले, वो खतरनाक बिल्डिंग के अंदर आता है। वो स्टोरेज भी हो सकता है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। तो हजार्ड खतरनाक जो है, इसमें कोई भी इमारत या उसका हिस्सा शामिल होगा जिसका उपयोग अत्यधिक दहनशील या विस्फोटक सामग्री के भंडारण, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। जो ठीक है, जो अत्यधिक जलने के लिए उत्तरदायी है, जो जहरीले धुएं या विस्फोट तथा उत्पादन कर सकता है, विस्फोटक का उत्पादक कर सकता है, जिसमें अत्यधिक जहरीले या हानिकारक एसिड या अन्य तरल पदार्थ या रसायन जो धुएं और विस्फोटक जहरीला गैस पैदा करते हैं। खतरनाक बिल्डिंग है दोस्तों, हजार्डस बिल्डिंग है, इसलिए ग्रुप
एच में डाला गया 9वां नंबर सबसे लास्ट में, एक खतरनाक वाला बिल्डिंग है दोस्तों। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, तो क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, टाइप ऑफ बिल्डिंग, तो नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से कितने प्रकार के बिल्डिंग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से। ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग पहला था, दूसरा है ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग, ग्रुप है एजुकेशनल बिल्डिंग का ग्रुप है। ग्रुप की बात जहाँ होती है उसमें और भी है जिसको सब डिवीजन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं तीसरा ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, संस्थागत बिल्डिंग जो होता है। ग्रुप डी चौथा है असेंबली बिल्डिंग, विधानसभा जो असेंबली बिल्डिंग जो है वो ग्रुप डी में आता है आपका चौथा नंबर। उसके बाद आता है 5वां नंबर ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग, व्यवसाय बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है ग्रुप सी 6 नंबर पे आता है ग्रुप एफ मार्केटाइल बिल्डिंग, दुकान माल ये मार्केटाइल बिल्डिंग के अंदर आते हैं, ये आता है ग्रुप एफ 6ठा नंबर पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों 7वां नंबर ग्रुप जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, औद्योगिक बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों। ये आता है ग्रुप जी के अंदर 7वां नंबर। उसके बाद आता है 8वां नंबर ग्रुप एच स्टोरेज बिल्डिंग, भंडारण वाला बिल्डिंग, ये आता है 8वें नंबर पे ग्रुप एच। फिर आता है दोस्तों ग्रुप जे हजार्डस बिल्डिंग, खतरनाक बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से कौन कौन सी ग्रुप में आपसे अगर कोई सवाल पूछे क्लास तो आप बताना सर भवन को 9 ग्रुप में बांटा गया है। उसके बाद अलग अलग सब डिवीजन में भी बांटा गया है, सब डिवीजन A1, सब डिवीजन A2 या फिर सब डिवीजन B1 B2। तो A1 जहाँ बात आती है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात होती है, जो कि ग्रुप ए में A1 A2, B1 मतलब वो दूसरे ग्रुप में आती है, ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग में आ जाती है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे सभी ग्रुप में सब डिवीज़न बने हुए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। ग्रुप का मतलब बिल्डिंगों का ग्रुप, ठीक है दोस्तों। उसमें कौन कौन सी सब डिवीज़न में कौन से बिल्डिंग आते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ बिल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, बिल्डिंग को कितने ग्रुप में बांटा गया है, 9 प्रकार में बांटा गया है। कौन सी ग्रुप ए में कौन सी आती है, ग्रुप बी में कौन सी आती है, सभी ग्रुप में कौन कौन सी बिल्डिंग आते हैं, उसके सब डिवीज़न कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान गए होंगे। आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ये आपसे निवेदन है। नमस्कार।